सन 1985 1985 भारत के एक छोटे से गांव, छोटे से कस्बे में रहने वाली एक लड़की और उससे कई किलोमीटर दूर, तकरीबन 100 किलोमीटर दूर रहने वाली एक और लड़की। इन दोनों के बीच कोई संबंध नहीं, इन दोनों का मिलना भी पॉसिबल नहीं है। इन दोनों के बीच ना तो कोई रिश्तेदार, ना कोई कड़ी, कुछ नहीं। फिर भी ये दोनों जुड़ी एक ऐसे सुपरनैचुरल पैरानॉर्मल इंसिडेंट्स की वजह से जिसने न सिर्फ हिंदुस्तान को बल्कि विदेश में यूनिवर्सिटी ऑफ वर्जीनिया के कुछ लोगों को भी हिला के रख दिया था। ये कहानी है सुमित्रा कुमारी और शिवा त्रिपाठी की। इससे पहले की कहानी आगे बढ़े, इधर आओ। एक बात बतानी, अभी तक बहुत साथ दिया आप लोगों ने। क्या प्यार से कमेंट करते हो यार, क्या प्यार से लाइक करते हो, क्या मज़ा आता है। अच्छे व्यूज़ आ रहे हैं, अच्छे सब्सक्राइबर हैं। और एक हेल्प और कर दो, जिस स्पीड से हम ग्रो हो रहे हैं, इस स्पीड को बरकरार रखने के लिए और बढ़ाने के लिए अपने दोस्तों के साथ ज़रा शेयर कर दो, अगर आपने सब्सक्राइब कर रखा है तो। और अगर नहीं कर रखा तो प्लीज़ कर लो, ठीक है। और हम वादा करते हैं आपके लिए बेहतर कहानियां बेहतर प्रोडक्शन के साथ लाते रहेंगे। ये प्रॉमिस है मेरा और मेरी टीम का। सुनते रहिए डर डायरीज। ये है आज की कहानी। नाइनटीन 1985 में कन्नौज के पास एक छोटा सा गांव है जिसका नाम है शरीफपुरा। वहाँ रहती थी सुमित्रा कुमारी अपने हस्बैंड, अपने सास ससुर के साथ। सुमित्रा की उम्र उस वक्त कुल मिला के 17 साल थी। क्योंकि उन दिनों गांव के लोग अपनी बेटियों को जल्दी ब्याह दिया करते थे, तो सुमित्रा के साथ भी यही हुआ था। सुमित्रा को ब्याह दिया गया था रामवीर से। रामवीर शरीफपुरा का एक किसान था जिसकी छोटी ज़मीन थी, जो अपने बाप के साथ खेती वेती करता था। एक भैंस थी, एक गाय थी और 2 बकरियां थी। इनका घर कोई बहुत पक्का घर नहीं था, वही मिट्टी से पुता हुआ, ऊपर छप्पर डला हुआ, वैसे ही कुटिया थी इनकी। लेकिन सुमित्रा अपनी फैमिली के साथ खुश थी। वो वही करती थी जैसे कि एक उन दिनों की गांव की ओबीडियंट बहू किया करती है। एक छोटा बेटा भी था जो उस वक्त तकरीबन ऑलमोस्ट 1 साल का हो गया था, जिसका नाम था बबुआ, प्यार से बुलाते थे। सुमित्रा एक बहुत स्लो पर खुशहाल जिंदगी जी रही थी। रोज रामवीर खेत जाता था, खेत से वापस आता था, सुमित्रा घर का काम करती थी, अपनी सास की, अपने ससुर की सेवा करती थी, खाना बनाती थी, बच्चे को संभालती थी। यही जिंदगी थी। Until that one day, उस दिन रोज की तरह रामवीर और उसके फादर खेत गए हुए थे। दोपहर के वक्त आंगन में बैठी इसकी सास भूरी देवी खाट पर बैठ के कुछ काम कर रही थी। इधर ये बड़े से एक पतीले में, एक कनस्तर में गाय का, भैंस का चारा लेकर शेड की तरफ जा रही थी कि अचानक बीच में एकदम फ्रोज हो गई, एकदम फ्रीज हो गई, बिल्कुल जम सी गई, जैसे ये हिलना चाह रही है लेकिन हिल नहीं पा रही है। भूरी देवी ने भी देखा इसको। चलते चलते अचानक से एकदम से फ्रीज होना ना, जैसे नीचे से किसी ने इसके पैर पकड़ लिया और देखते ही देखते ये नीचे गिर गई। भूरी देवी एकदम उसकी तरफ भागी और पहले उसको डांटने लगी, अरे तुझे कितनी बार बोला है खाना वाना खाया कर, कमजोर रहती है, क्या कर रखा है, बिल्कुल ही कुछ नहीं सुनती है। लेकिन जब उसने उसको उठाने की कोशिश करी, उसके ऊपर पानी भी डाला, वो उठी नहीं। उसको हवा करी, सब कुछ करा, तब भी नहीं उठी। फिर वो चिल्लाई मदद के लिए, तो आसपास पड़ोस की जितनी औरतें थीं वो एकदम से बाहर आई निकल के। उन्होंने देखा कि सुमित्रा नीचे बेहोश पड़ी है और भूरी देवी उसके पास बैठी हुई है। तो उन्होंने सबने उठाकर उसको अंदर घर में ले गए और वहां की खाट पर लिटा दिया। अब सारे की सारी उसको उठाने की कोशिश करने लगे, लेकिन वो उठने का नाम न ले। लेकिन इसी बीच औरतों में एक महफिल सी शुरू हो गई, अरे दोबारा पेट से होगी इसलिए ऐसा हो गया, अरे नहीं नहीं खाती कहाँ है कुछ, इसलिए बेहोश हो गई होगी, अरे नहीं हमने इसको देखा था, कल तो खा रही थी, आज पता नहीं क्या हो गया, नींद कहाँ लेते हैं ये लोग। ये सब आपस में बात कर रही हैं, कोई सुमित्रा पे ध्यान नहीं दे रहा और सुमित्रा बेहोश पड़ी हुई है।
वहाँ से उसको कहीं लेके भी नहीं जा सकते थे, क्योंकि उसके नज़दीक, सबसे नज़दीक जो मेडिकल सेंटर या डिस्पेंसरी थी, वो कन्नौज के शहर में थी, जो कई किलोमीटर दूर वहाँ से था। और गाँव में सिर्फ वैद्य जी इलाज किया करते थे जब डिस्पेंसरी नहीं जा सकते थे, और वैद्य जी के पास औरतों को जाना अकेले अलाउड नहीं था। घर के मर्द होने ज़रूरी है। इसीलिए रामवीर और उसके फादर का वेट होने लगा। शाम को जब खेत से रामवीर और उसके फादर आए, तब तक सुमित्रा बेहोश ही थी और सारे औरतें उसके आसपास ही बैठी हुई थी। लेकिन जैसे ही रामवीर अंदर पहुंचा और उसने सुमित्रा को देखा, सुमित्रा ने फट से आंखें खोली और एकदम 90 डिग्री उठ के बैठ गई और अजीब से ऐसी हरकतें करने लगी। बड़ा अजीब था ये, ऐसा उसने कभी पहले देखा नहीं था। वो सुमित्रा जो सबसे प्यार से बात करती है, वो सुमित्रा जो एक सॉफ्ट स्पोकन, डरी हुई सी, सहमी हुई सी बच्ची है, वो अचानक इतनी बुरी तरह वायलेंटली बिहेव करने लगी थी। ऐसे करने लगी। लोगों ने उसको आवाज भी दी, सुमित्रा, ए सुमित्रा, क्या हुआ? उसने किसी की नहीं सुनी। एक लड़की थी जो शायद उसी की उम्र की थी, उसी उन्हीं औरतों के झुंड में, वो उसको पकड़ने आई और उसको पकड़ा और बोला, ए सुमित्रा, क्या हुआ? तो उसने उसका हाथ झटक के उसको बोली, ए साली, बहुत मारूंगी, और ये कह के उसके बहुत जोर से थप्पड़ मारा और फिर ऐसे करने लगी। ये देखकर सब सत्ते में आ गए थे। अजीब सी हो गई थी। ये सुमित्रा नहीं थी। सुमित्रा ऐसे कभी नहीं करती थी। और फिर ये करते करते वो बेहोश हो गई फिर से। उससे पहले उसने वहां की औरतों को सबको गालियां दी, सारी सत्ते में थी कि सुमित्रा के साथ हो क्या रहा है। वो जो सबसे इतने प्यार से बात करती थी, पूरे गांव की चहेती थी, वो सबको गालियां दे रही है। सबको एक एक करके गालियां दी और इतनी देर तक वो ऐसे करती रही कि शायद उसी वीकनेस में, थकन में वो बेहोश हो गई। रामवीर ने, उसके फादर ने, उसकी भूरी देवी ने ये फैसला किया कि अगर इसको सुबह तक भी होश नहीं आया तो वैद्य जी को बुलाना पड़ेगा और कुछ इलाज नहीं हो सकता। वो लोग सारे रात उसके आसपास बैठे रहे, ये सोचते रहे, ये बातें करते रहे कि उसको अब होश आ जाएगा, अब होश आ जाएगा, लेकिन उसको होश नहीं आया। सुबह फिर वही हुआ, रामवीर और उसके फादर गए वैद्य जी के पास और वैद्य जी को बुला के लाए। तो वैद्य जी आए तो सुमित्रा होश में आ गई और ऐसे बिहेव करने लगी जैसे कुछ हुआ ही नहीं था। बिल्कुल ठीक थी, वैसे ही बात कर रही थी। सबसे पहले उठते उसने अपने बच्चे को पूछा, बबुआ कहाँ है, हमारा बबुआ कहाँ है? बबुआ को ला के दिया गया, बबुआ को गले से लगा लिया और वैद्य जी के पैर छुए, सास ससुर के पैर छुए। थोड़ी वीक थी पर ठीक बिहेव कर रही थी। तो वैद्य जी ने बिठा के पूछा कि बेटा, तुझे याद है कल तूने क्या किया है? तो वैद्य जी, मुझे याद नहीं, मुझे तो बस ये याद है कि मैं गैया का चारा लेके आंगन में जा रही थी, उसके बाद अभी उठी हूं यहां पर, और कुछ याद नहीं। ये बात हैरान करने वाली थी। एक रात पहले जो कुछ उसने किया, जो कुछ किसी से बोला, उसको कुछ याद नहीं था। वैद्य जी भी थोड़े हैरान थे, लेकिन वैद्य जी ने अपना दवाई वाई दी और सब दिया। जब वो वैद्य जी से बात कर रही थी तो उसका सारा ध्यान उसके वुंड्स पे था, जो हाथ पे और सर पे आए थे, क्योंकि सुमित्रा के अकॉर्डिंग तो वो सिर्फ बेहोश हुई थी, लेकिन जब बाकी लोगों ने उसको पकड़ने की कोशिश करी थी, उसको कंट्रोल में लाने की कोशिश करी थी, तो उसके हाथों पे, उसके पैरों पे, उसके सर पे जख्म आए थे। वो बस जख्मों को देखती रही और वैद्य जी से बात करती रही। वैद्य जी ने दवाई दी और वैद्य जी वहां से चले गए। सुमित्रा सुमित्रा तो थी, लेकिन अब वैसे बिहेव नहीं कर रही थी जैसे वो यूजुअली किया करती थी। वो हंसने खेलने वाली बच्ची जो पूरे घर का काम अकेले संभाल लिया करती थी, बच्चों को भी संभालती थी, मोहल्ले की सारी औरतों के साथ अच्छे रहती थी, बच्चे के साथ खेलना बहुत पसंद था, वो अचानक खामोश हो गई थी। न ज़्यादा बात करती थी, न ज़्यादा खाती पीती थी, और कभी कभी तो एक जगह बैठकर शून्य में ताकती रहती थी घंटों, और कभी कभी ताकते ताकते अपने आप में बड़बड़ाती थी। कुछ अजीब सी हो गई थी ये। इसको अचानक क्या हो रहा था, इसका किसी के पास कोई जवाब नहीं था। और और इसी बीच उसने अपने बच्चे पर भी ध्यान देना बंद कर दिया था। वो बच्चा जिसको वो जान से ज़्यादा प्यार करती थी, अगर वो उसके पास भी आता था तो उसको झटक दिया करती थी, पीछे हो जाती थी।
उसको बिल्कुल ध्यान देना बंद कर, जैसे सुमित्रा अब सुमित्रा ना रही हो। ना तो वो बच्चे के साथ खेलती थी, ना वो पति के साथ उस बात करती थी। बहुत कोशिश करी, डांटा उसको, लेकिन कोई असर उस पर नहीं हुआ। उसकी सास ने बहुत डांटा, उसके पति ने उसको डांटा, समझाया, बिठा के बात करने की कोशिश करी, लेकिन वो ठीक नहीं हो रही थी। फिर एक दिन यही फैसला हुआ कि अब गांव के पुरोहित जी को दिखाना ही बेहतर है। तो एक दिन भूरी देवी, सुमित्रा, रामवीर और उसके फादर चारों गांव के पुरोहित के पास गए। उन्होंने सुमित्रा को थोड़ी देर देखा और बोला कि कोई चिंता की बात नहीं है, आप पर जो विपदा आई है उसका निवारण यही है कि आप संतोषी मां के व्रत रखें। संतोषी मां के व्रत कैसे होते हैं मैं आपको बताता चलता हूं। 16 शुक्रवार घर की औरतों को घर की विपदा हटाने के लिए और शांति लाने के लिए व्रत रखने होते हैं। इन 16 शुक्रवार के व्रतों में दिन में सिर्फ एक बार खा सकते हैं, उसके अलावा नहीं खा सकते। और हर दिन एक पूजा, हर शुक्रवार को एक पूजा करनी होती है व्रत पे। और फिर जब 16 के 16 शुक्रवार हो जाते हैं, फिर आखिरी शुक्रवार में एक बड़ी पूजा होती है, जिसमें जितनी सारी औरतें जिन्होंने ये व्रत रखे होते हैं उनको खिलाया जाता है, गांव के लोगों को खिलाया जाता है, प्रसाद बांटा जाता है और बहुत बड़ी पूजा होती है। तो भूरी देवी और सुमित्रा कुमारी ने फैसला किया कि वो 16 शुक्रवार का संतोषी मां का व्रत रखेंगी, और वही हुआ, उन्होंने रखना शुरू करा। काफी शुक्रवार गुजरे, धीरे धीरे वो ठीक भी हो रही थी। फिर एक दिन अचानक ऐसे ही एक रात को सब आंगन में थे, क्योंकि इनका जो चूल्हा था वो भी आंगन में घर की दीवार से लगा के कोने पे बना रखा था। आंगन बड़ा था, उधर की साइड से एक एंट्री थी, इधर वो कुटिया थी जिसमें ये लोग सोया करते थे। आंगन के चारपाई पे रामवीर और उसके बाप बैठे हुए बात कर रहे हैं। चूल्हे पे भूरी देवी रोटी पका रही हैं। बगल में बैठी है सुमित्रा, अंगारों को देखते हुए। वो चूल्हा है जो लकड़ियों से चलता है। लाइट, इलेक्ट्रिसिटी जैसी उस गांव में कोई चीज़ नहीं थी, तो लाइट की सिर्फ एक ही सोर्स हुआ करती थी रात में, वो थी बड़ी वाली लालटेन, जो कि उस वक्त उन दोनों के बगल में रखी हुई है। भूरी देवी ओकड़ू बैठी हुई है, रोटी पका रही है, इधर सुमित्रा बैठी है, इधर लालटेन रखी है, और लालटेन की वजह से दोनों की शैडो उस दीवार पे पड़ रही है जिस दीवार से लग के चूल्हा रखा हुआ है। और जब सुमित्रा एकटक अंगारों को देखती रही, और जब भूरी देवी ने ये देखा कि वो ना तो उसमें कोई सुनगुन है, ना कोई बात कर रही है, बस एकटक बिना पलक झपकाए अंगारों को देखे जा रही है, तो उसने बेलन उठा के उस पर ऐसे पोक किया, ए सुमित्रा, ए क्या हुआ? सुमित्रा ने एकदम झटके से उसकी तरफ देखा, उठी और वहां से चल दी। विद इन सेकेंड्स वहां से उठी और चल दी। लेकिन हैरानी की बात यह नहीं थी। हैरानी की बात यह थी कि जब सुमित्रा वहां से उठी तो उसकी वो शैडो जो लालटेन की वजह से बन रही थी, वो कुछ सेकंड तक वहीं रही, वहां से गायब नहीं हुई, हिली नहीं। ऐसे जैसे सुमित्रा फिजिकली तो उठ के वहां से चली गई हो, लेकिन कोई और चीज या कोई और एंटिटी वहां बैठी रही, जिसकी वो शैडो वहां पर पड़ती रही। कुछ सेकंड बाद जब वो शैडो हिली तो भूरी देवी के मुंह से चीख निकली। चीखती रही वो। अचानक जो उसकी चीख सुन के दोनों मर्द जो खाट पे बैठे हुए थे भाग के उसकी तरफ गए, और उसने बोला, ये गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है, ऐसे नहीं होगा, कुछ तो गड़बड़ चल रही है, इसको, सुमित्रा को कुछ हो गया है। ये कहकर सुमित्रा अंदर जाकर अपनी खाट पे लेट गई और सो गई या बेहोश हो गई, और भूरी देवी पूरी रात यही सोच में जागती रही कि ऐसा कैसे मुमकिन है। खैर, ये बात आई गई हो गई, और शायद इग्नोर भी इसलिए हो गई क्योंकि उसके बाद आने वाले सारे शुक्रवार जब उन लोगों ने व्रत रखा तो भूरी देवी ने बहुत शिद्दत से पूजा करके ये दुआ करी थी, ये प्रार्थना करी थी कि उसके परिवार को ठीक कर दे, पहले जैसा खुशहाल कर दे, और सुमित्रा ठीक हो जाए। और सुमित्रा पहले से बेहतर होने लगी थी। अब वो बबुआ को ज़्यादा टाइम दे रही थी, घर के सारे काम खुद करने लगी थी, पहले से काफ़ी बेहतर हो गई थी, उसकी स्ट्रेंथ भी वापस आ गई थी, ताकत भी वापस आ रही थी। अब वो सुमित्रा जो उनको पहले, जिसको वो ब्याह के घर लाए थे, वो वापस दिखने लगी थी। फिर आया बड़ी पूजा का दिन। पूरे हफ्ते सुमित्रा और
भूरी देवी और उस मोहल्ले की सारी औरतें जिन्होंने वो 16 शुक्रवार के संतोषी माँ के व्रत रखे थे, सब बहुत एक्साइटेड थी क्योंकि बड़ी पूजा होनी थी और उसमें बड़े अच्छे पकवान बनने थे और उन सब की प्रार्थना संपन्न और पूजा संपन्न होनी थी। लेकिन पूजा वाले दिन फिर से सुमित्रा को कुछ हो गया। सुमित्रा अजीब सी बिहेव करने लगी, किसी से नजर नहीं मिला रही थी, कोई बुलाता तो उससे दूर भाग रही थी, कोई पूजा में बैठने को बोल रहा तो वो उसकी भी नहीं सुन रही थी। यहां तक कि जब बड़ी पूजा आरंभ हुई, शुरू हुई, तो उसकी सास बैठी, लेकिन शुरू में वो भी नहीं बैठी, उसने मना कर दिया। वो आंगन में हुई हुई पूजा के बिल्कुल सामने बैठी थी खाट पे, लेकिन अपनी पीठ करके, घर की तरफ मुंह करके, और कुछ बड़बड़ा सी रही थी अजीब सी तरीके से, बस ऐसे हिल रही थी। सब थोड़ा अजीब फील करने लगे, लेकिन क्योंकि पूजा होनी जरूरी थी और क्योंकि वो संपन्न होना जरूरी था, सबका ध्यान वही था। फिर पूजा में एक ऐसा समय आया जब जिस वक्त सुमित्रा का पूजा में होना बहुत जरूरी था, तो वहां से दो औरतें उठी और सुमित्रा को बोला चल। उन्होंने उसकी तरफ देखा भी नहीं। उन्होंने जब हाथ पकड़ के उठाने की कोशिश करी तो उसने अचानक एक की तरफ देखा और एक एक गुर्राने वाली जानवर जैसी आवाज में बोली, ऐसे करके करने लगी, और अचानक उसके बाल एकदम से बिखर गए और वो अपने चारों पे आ गई जैसे जानवर होता है, और जमीन पे ऐसे लौटने लगी और सबको देखकर ऐसे गुर्राने लगी और पूरे आंगन में वो जानवर की तरह लौटने लगी, जैसे जानवर भाग रहा हो चारों तरफ, अपने चार पैर पे भागते हैं ना वैसे, और सबकी तरफ देख के गुर्रा रही है। दो चार औरतें तो इतना ज्यादा घबरा गई कि आत्मा आ गई, भूत आ गया, ऐसे करके वहां से भाग गई। कुछ जो नहीं भागी वो वहां उसको देखकर या तो रोने लगी या बहुत ज्यादा इतनी घबरा गई कि उनके हाथ पैर फूल गए थे, हाथ पैर कांपने लगे थे। पूजा संपन्न नहीं हुई थी अभी, और ये पूजा के बीच में ऐसा होना, ये सबको अपशगुन सा लग रहा था। ए सुमित्रा, सुमित्रा क्या हुआ? सब बस ये चिल्ला रहे थे और वो ऐसे करके चारों तरफ घूमने लगी। ना उसको अपने साड़ी की चिंता थी, ना उसको अपने जो चोट उसके लग रही थी उसकी चिंता थी, ना उसको बालों की चिंता थी, ना उसको किसी और की चिंता थी। ये देखकर उसका बच्चा जो वहीं बैठा हुआ था वो भी रोने लगा, उसको उसकी भी परवाह नहीं थी। फिर किसी तरह हिम्मत करके भूरी देवी अपने हाथ में वहां रखा हुआ गंगा जल लेके गई उसके पास और हनुमान चालीसा पढ़ने लगी। हनुमान चालीसा पढ़ते पढ़ते उसने गंगा जल उस पर छिड़का, गायत्री मंत्र पढ़ते पढ़ते फिर गंगा जल छिड़का, पढ़ती रही, गंगा जल छिड़कती रही, हनुमान चालीसा पढ़ती रही, गंगा जल छिड़कती रही, गायत्री मंत्र पढ़ती रही, गंगा जल छिड़कती रही। बहुत देर तक वो करती, लेकिन उसकी आवाज ऐसे करती रही। धीरे 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 जब बहुत देर हो गई, उसकी आवाज धीमी हुई। आखिर में उसने पूरा गंगा जल उसके ऊपर फेंका और जोर से हनुमान चालीसा खत्म करी और सुमित्रा वहां बेहोश हो गई। ये बात अब सिर्फ वैद्य जी तक सीमित नहीं थी और शायद गांव के पुरोहित के हाथ में भी नहीं थी। अब इसका इलाज कुछ और ही था, क्योंकि ये बात अब पूरा गांव समझ चुका था कि ये अब सुमित्रा नहीं है, कुछ तो गड़बड़ है, कुछ और हो गया है। काफी देर वो बेहोश रही। इतने में रामवीर भी आ गया था, रामवीर के फादर भी आ गए थे। उनको पूरा किस्सा सुनाया गया और सब बड़े परेशान थे कि सुमित्रा के साथ आखिर हो क्या रहा है। बड़ी मुश्किल से उसको होश आया। सुमित्रा ठीक थी, वो दौरा नहीं पड़ रहा था उसको, लेकिन उसकी आंखों में एक उदासी थी। होश में आने के बाद बहुत देर वो अपनी खटिया पर बैठी रही और बस नीचे ज़मीन पर देखती रही। फिर थोड़ी देर बाद उठी और सीधा अपने हस्बैंड के पास गई। सुनते हैं, मेरे पास ना अब 3 दिन बचे हैं, बस 3 दिन बाद मैं मर जाऊंगी, बस 3 दिन। ये कह के वो वहां से हटी और खटिया में जाकर बैठ गई। रामवीर थोड़ा शॉक में था, ये कैसी बात हुई, लेकिन क्योंकि कुछ टाइम से सुमित्रा का जो बिहेवियर है वो बिल्कुल अजीब सा हो चुका था, तो उसने बात इग्नोर नहीं करी। उसने अपनी माँ को बताया, अपने बाप को बताया, तो उन्होंने फैसला किया कि अगले 3 दिन इस पर कड़ी निगरानी रखी जाएगी। ये कहीं भी जाएगी, कोई एक इंसान इसके साथ होगा, ये जागती रहेगी तो कोई जागेगा, ये सोएगी तो इसके पास में बैठा रहेगा। इसको अकेले नहीं छोड़ना है, क्योंकि उनको खतरा था कि वो खुद को कुछ ना कर ले। अगर वो इतने कॉन्फिडेंस से बोल रही थी कि 3 दिन है उसके पास,
तो या तो उसके दिमाग में कुछ अजीब चीज आई थी खुद करने के लिए, या फिर कुछ और उसके दिमाग में चल रहा था। तीसरा दिन आया, दोपहर का वक्त, सब साथ बैठे खाना खा रहे हैं, और अचानक सुमित्रा कोलैप्स हो गई बैठे बैठे। रामवीर भाग के उसके पास गया, उठ के और उस पर पानी छिड़का, ए सुमित्रा, ए सुमित्रा, ए उठना। बट सुमित्रा नहीं उठ रही थी। भूरी देवी चिल्लाई, ए सुमित्रा बेटिया, उठना बेटा। सुमित्रा नहीं उठी। भाग के गया, वैद्य जी को बुलाया, वैद्य जी भाग कर आए। वैद्य जी ने उसकी पल्स चेक करी, ना तो पल्स थी, ना ब्रीदिंग थी, और ना ही सुमित्रा बची थी। सुमित्रा दम तोड़ चुकी थी। गांव में हड़कंप मच गया, केओस मच गया। भूरी देवी ज़ारों कतार रोने लगी। रोना सुनकर आसपास की पड़ोस की सारी औरतें आ गईं, सब उसको देखकर रोने लगी। वो बच्ची जो सबकी चहेती थी, वो बच्ची जो सबके साथ खेला करती थी, इस घर की एक प्यारी सी बहू थी, वो चल बसी थी। उस गांव का ये पहला किस्सा था ऐसा, ये किसी पे शायद किसी आत्मा का असर हुआ था और वो उस वजह से मर गई थी। एक ऑलमोस्ट 1 साल का बच्चा, बबुआ, उसको तो बेचारे को पता भी नहीं था कि उसके माँ के साथ क्या हुआ है। बबुआ को पड़ोस में भेज दिया गया ताकि वो कम से कम अपनी माँ की हालत न देखे। अंतिम संस्कार की तैयारियां हो रही थी। सुमित्रा को एक पतली सी चटाई पे लिटाया हुआ था और उसके ऊपर एक आधा गंदा आधा वैसा जो चादर उनके पास थी कफन की, वो उसके ऊपर उड़ा रखी थी। बस उसका मुंह खुला हुआ था। उसकी आंखों पे और मुंह पे तुलसी की पत्तियां रखी हुई थी, जो कस्टम होते हैं उस हिसाब से कर रखा था। जाके सारे लोग आए उसको देखें आखिरी बार। चारों तरफ लोग बैठे हैं, सारी सामग्री आ चुकी है। कुछ देर बाद बस अब अर्थी को लेके निकलेंगे अंतिम संस्कार के लिए। उसके पैर के पास एक बूढ़ी औरत बैठी थी गांव की, उसको देखकर रो रही थी कि अचानक वो बोली, हाय हाय राम, इका, ए भूरी, पैर, सुमित्रा का पैर हिला रे। पैर हिला? ये कैसे मुमकिन था? पैर की उंगलियां हल्की सी ट्विच हुई थी। अब गांव में पहले भी कई लोगों की डेथ हो चुकी है। जब मुर्दा सख्त हो जाता है, जब डेड बॉडी सख्त हो जाती है, बिल्कुल क्रैम्प सी हो जाती है, तो रिगर मोर्टिस कहते हैं उसको, जिसकी वजह से बॉडी थोड़ी बहुत ट्विच करती है, हड्डियां चटकती हैं, बॉडी इधर होती है। हो सकता है वो, लेकिन ये ट्विच रिगर मोर्टिस वाला नहीं लग रहा था। गांव वाले इस चीज़ को समझते थे क्योंकि उन्होंने कई बड़ों को यहाँ ऐसे देखा था कि बॉडी ऐसी होती है, पर ये कुछ अलग था। पहले उसके पैर की उंगलियां हल्की हल्की हिली, फिर उसके हाथ की उंगलियां हल्की हल्की हिली, ऐसे जैसे कोई मुर्दा नहीं जाग रहा है, कोई गहरी नींद से उठ रहा है, जैसे कोई कोमा में हो और उठ रहा है। पहले उसका हल्का सा सीना ऐसे उठा, एकदम से पट करके आंखें खुली, और फिर ऐसे करके सुमित्रा ने सांस ली और एकदम 90 डिग्री उठ गई। सब सत्ते में थे, सब 4 कदम पीछे हो गए। कई घंटे पहले जिसको वैद्य जी ने मृत घोषित कर दिया था, वो सुमित्रा जिंदा हो गई थी। सुमित्रा जिंदा होकर अपने हाथों को देख रही है, आसपास के लोगों को देख रही है, रामवीर को देख रही है, उसके बाप को देख रही है, उसकी मां को देख रही है, जो उसके आसपास खड़े हैं लोग, सबको देख रही है, और एक अजीब निगाह से देख रही है, जैसे ये सब उसके लिए नया हो, अनजान हो। रामवीर उसके पास आया, ए सुमित्रा, सुमित्रा तू ठीक है ना? सुमित्रा, रामवीर, तुहार पति। तो जब यह सवाल किया गया, उस वक्त जो सुमित्रा ने बोला, वो सुनकर सब सत्य में आ गए थे, क्योंकि जो सुमित्रा के मुंह से आवाज निकली वो सुमित्रा की नहीं थी। वो आवाज बिल्कुल बदल चुकी थी, और उस आवाज ने बोला, कौन सुमित्रा? मैं सुमित्रा नहीं हूं, ये आदमी मेरा पति नहीं है। मेरा नाम शिवा त्रिपाठी है, मैं डिबियापुर की हूं। ये कौन सा गांव है? ये कहां आ गई मैं?
आप लोग कौन हैं? ये बात सुनकर सबके पैरों तले जमीन से निकल गई थी। सुमित्रा कुमारी अपने आप को शिवा त्रिपाठी क्यों कह रही थी? और डिबियापुर गांव यहां से तकरीबन 100 किलोमीटर दूर था। यह कैसे मुमकिन था? और और ये शिवा त्रिपाठी आखिर है कौन? और हैरानी की बात यह नहीं थी। हैरानी की बात तो यह थी कि सुमित्रा के मां बाप और भाई वही थे। सुमित्रा उनको नहीं पहचान रही थी। सुमित्रा बेटी, मैं तेरी मां, ये तेरे बाबूजी, ये तेरा भाई। नहीं, आप मेरी मां नहीं हो। आप मेरे बाबूजी नहीं हो। नहीं नहीं, मैं सुमित्रा नहीं हूं। मैं सुमित्रा नहीं हूं। मैं सुमित्रा नहीं हूं। यह कहकर वो बेहोश सी हो गई। ये सुनकर आधी भीड़ तो वैसे ही छट गई थी, लेकिन एक अजूबा सा था। गांव में बात फैल गई थी कि सुमित्रा कुमारी, जो कई घंटों तक मरी हुई थी, वो जिंदा हो गई थी और अपने आप को शिवा त्रिपाठी बता रही थी, वो भी डिबियापुर की, जो वहां से कई किलोमीटर दूर था। बात फैलते फैलते पूरे गांव में फैल गई थी। गांव वाले अलग अलग जगहों से आके उसको देखने लगे थे। ये क्या अजूबा है? 1985 में ये एक अजूबा ही था। कई लोगों ने इसको पुनर्जन्म बता दिया था कि सुमित्रा की बॉडी में आ गई है आत्मा शिवा त्रिपाठी की। शिवा त्रिपाठी का हुआ है पुनर्जन्म। लेकिन पुनर्जन्म जब होता था तब तो शुरू से पैदा होते थे, पूरा बड़ा होते थे। ये तो किसी मृत में किसी की आत्मा का केस था। कई लोग इसको आत्मा का बता रहे थे, कई लोग इसको पुनर्जन्म बता रहे थे, और ये बात पुनर्जन्म फैलते 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 कई गांव तक फैल गई थी और एक तमाशा सा बन गया था। तब फिर ये डिसाइड हुआ कि सुमित्रा के फादर, सुमित्रा का भाई और सुमित्रा का पति रामवीर, ये तीन लोग गांव से निकलेंगे और डिबियापुर जाएंगे इसकी छानबीन करने की जो ये लड़की बोल रही है उसमें कुछ सच्चाई भी है। और डिबियापुर गांव तो सबको मालूम था है, लेकिन वहां कोई ऐसी लड़की थी भी या है भी, कुछ तो पता लगे। तो गांव के बड़ों ने डिसाइड किया कि भाई तीन लोग नहीं, दो चार लोग और जाएंगे ताकि छानबीन आराम से हो सके। तो कुल 5 लोग गांव के, जिसमें उसका भाई, सुमित्रा के फादर, सुमित्रा का पति और 2 लोग और, ये लोग डिबियापुर पहुंचे। डिबियापुर में पहले रेलवे स्टेशन पे, फिर पुलिस स्टेशन पे, फिर गांव में पूछताछ करी तो पता ये लगा कि वाकई वहां पर 1985 के शुरू में होली के आसपास शिवा त्रिपाठी नाम की एक लड़की का मिस्टीरियस सर्कमस्टांसेस में मौत हो गई थी। उसकी बॉडी ट्रेन ट्रैक पे कटी मिली थी। ये छानबीन करते 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 वो पहुंचे शिवा त्रिपाठी के घर पे। वहां पर शिवा त्रिपाठी के फादर से मुलाकात हुई, जिन्होंने ये सब मनगढ़ंत कहानी और वो सब सोच के उनको वहां से भगा दिया। लेकिन एक बात सोचिए, एक ऐसा बाप जिसके अंदर अचानक से एक उम्मीद जागी हो, ये कि उसकी बेटी जो मर गई थी, जिसकी लाश उसने अपने सामने देखी थी, जिसका अंतिम संस्कार उसने खुद किया था, वो जिंदा हो गई है। क्या ये मुमकिन था? ये देखने के लिए उसको खुद शरीफपुरा जाना होगा। वहां से रामवीर और वो सब जो गए थे वो तो वापस आ गए, लेकिन क्यूरियोसिटी का एक बीज शिवा त्रिपाठी के फादर के मन में आ चुका था। तकरीबन 2 दिन बाद शिवा त्रिपाठी के फादर किसी को बिना बताए सीधा आ गए शरीफपुरा, और किसी से ना बात करे ना किसी से कुछ करा, और सीधा पूछताछ करके पहुंचे रामवीर के घर के बाहर। उन्होंने दरवाज़ा खोला, अंदर आंगन में एंटर हुए। सुमित्रा उर्फ शिवा त्रिपाठी खाट पर बैठी हुई नीचे देखकर सुबकियों से रो रही है। जैसे ही उसने सर उठाया, सामने शिवा त्रिपाठी के फादर को देखा, भागकर बाबूजी बाबूजी करके सीधा उनके गले लिपट गई। उसको किसी ने नहीं बताया था कि ये शिवा त्रिपाठी के फादर हैं। उसको किसी ने नहीं बताया था कि ये शिवा त्रिपाठी के फादर डिबियापुर से आज उससे मिलने आ रहे हैं। उसको किसी ने कोई इंट्रोडक्शन नहीं दिया था। लेकिन फिर भी वो शिवा त्रिपाठी की तरह, जैसे एक बेटी अपने बाप के गले मिलती है,
जाके सीधा गले मिल गई और सीधा हट के सिर्फ एक बात बोली, बाबूजी, मैंने आत्महत्या नहीं करी बाबूजी, मुझे मारा है। मुझे पहले मेरा सर मारा, फिर मुझे मुझे रेलवे ट्रैक पर छोड़ दिया कटने के लिए। मैंने आत्महत्या नहीं करी बाबूजी, मैंने आत्महत्या नहीं करी। ये कहकर वो थोड़ी सी वीक सी हो गई। उसको लेके खाट पे बिठाया और शिवा त्रिपाठी के फादर उसके पास बैठ गए, रोने लगे। एक लड़की जो उनकी बेटी की तरह दिखती नहीं है, लेकिन आवाज हूबहू उनकी बेटी की थी। बातें भी वो बिल्कुल उनकी बेटी की तरह कर रही थी। उससे कुछ सवाल जवाब किए गए। उसने सारे सवाल के जवाब ऐसे दिए जैसे वही शिवा त्रिपाठी है। उसने बचपन की वो बातें शिवा त्रिपाठी के फादर को बताई जो सिर्फ उनकी बेटी शिवा त्रिपाठी ही जान सकती थी और कोई नहीं। और इतनी दूर शरीफपुरा में बैठी कोई लड़की सुमित्रा तो बिल्कुल नहीं जान सकती थी। ये बात हैरान करने वाली थी। फिर शिवा त्रिपाठी के फादर ने रामवीर से, उनके फादर से एक रिक्वेस्ट करी कि मैं इसको डिबियापुर लेके जाना चाहता हूँ, देखना चाहता हूँ। वहाँ अपना वो घर देखकर कुछ याद आता है इसको, कुछ और बता पाती है अपनी मौत के बारे में, कुछ और बता पाती है कि क्यों रेलवे ट्रैक पे ऐसी बॉडी मिली थी उसकी, क्या होता है, कुछ तो बताएगी। पहले तो रामवीर ने मना किया, लेकिन फिर पंचायत बैठी, सबसे सलाह मशवरा हुआ और यही हुआ कि ये लड़की अकेली नहीं जाएगी, रामवीर और इसका भाई इसके साथ जाएंगे। तो फिर दिन डिसाइड हो गया। सुमित्रा कुमारी उर्फ शिवा त्रिपाठी को शिवा त्रिपाठी के फादर, सुमित्रा का पति और सुमित्रा का भाई लेके डिबियापुर पहुंचे। टांगे से डिबियापुर की सरहद पर बिल्कुल कोने पर उतरे और सुमित्रा गांव के अंदर ऐसे दाखिल हुई जैसे वो वहीं की है, और अंदर गलियों में ऐसे चलने लगी, इधर नहीं नहीं वहां से जाएंगे, अरे वो उसका घर वहां पर है ना, ऐसी बातें करने लगी जैसे इन्हीं गलियों में पली बड़ी है। और फिर एक घर के सामने आके रुक गई। ये है मेरा घर, मैं आ गई अपने घर, बाबूजी देखो हम अपने घर आ गए। ये बोल रही थी, दरवाजा खुला और सामने शिवा त्रिपाठी की मां खड़ी थी। मां ने बेटी ने एक दूसरे को देखा और मां चिल्लाई, शिवा मेरी बेटी। ये कह के वो ऑलमोस्ट बेहोश होके नीचे गिर रही थी कि अचानक उसको संभाला गया। दोनों माँ बेटी गले मिले और बिल्कुल जैसे बहुत बरसों बाद माँ बेटी मिले हों ऐसे रोने लगे। ये देखकर रामवीर, उसका फादर और उसके भाई बहुत सत्ते में थे कि सुमित्रा को वो अपनी बेटी क्यों कह रही है। उनको लगा था गांव में आकर शायद सारी सच्चाई सामने आ जाएगी और सुमित्रा के जो एपिसोड्स होते थे वो ठीक हो जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं था। वो तो और ज़्यादा शिवा त्रिपाठी बन गई थी। उसको घर के अंदर ले जाया गया, उसको बिठाया गया, उससे पूछा गया तो उसने वही बताया कि मैंने आत्महत्या नहीं करी है, मैं दिखाऊंगी आपको कहाँ कहाँ पे ले गए थे मुझे। वो सबको उस रेलवे ट्रैक पे ले गई। वहाँ दिखाया उसने कि पहले मुझे यहाँ लाए और मेरे पति ने मुझे बहुत मारा, वो मुझे बहुत मारते थे, मेरे से पैसों की मांग करते थे और मुझे जीने नहीं देते थे, मुझसे क्या क्या काम कराते थे। फिर जब वो सब थक गए, मुझे यहाँ लाके इतना मारा कि मैं अधमरी सी हो गई थी। फिर मुझे बोला तू निकल जा, तो इस रेलवे ट्रैक पे अकेले निकल जा, हमें तेरे से लेना देना नहीं है। मुझे लगा ठीक है कोई बात नहीं, मारा है लेकिन अब मैं इनसे दूर चली जाऊंगी। जैसे मैंने कुछ कदम आगे लिए, पीछे से किसी ने बहुत बड़ा पत्थर मेरे मेरे सर पे मारा बाबूजी, हाँ मैं गिर गई। उसके बाद मुझे बस धुंधला धुंधला याद है कि मैं ट्रैक पे पड़ी हूं और ट्रेन की आवाज आ रही है, बस मुझे इतना याद है। मैं मरी नहीं बाबूजी, मुझे मारा गया, मुझे मारा गया बाबूजी। ये बात अब डिबियापुर में भी फैल गई थी कि एक लड़की जो अपने आप को शिवा त्रिपाठी बोलती है, जो उसी साल होली के आसपास मर गई थी, जिसकी लाश भी मिली थी, जिसको जला भी दिया गया था, वो वापस आ गई है, वो गांव में वापस आ गई है। ये बात फैलते 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 उसके इन लॉज तक भी पहुंची। इन लोगों ने पुलिस कंप्लेंट भी करी, लेकिन पुलिस क्या करती, पुलिस के पास क्या एविडेंस है। एक वो लड़की जो सुमित्रा जैसी दिखती है लेकिन शिवा त्रिपाठी जैसे बातें करती है, उसका वर्ड कैसे मान ले कि इन्होंने, इसके इन लॉज ने कुछ किया है। क्योंकि हमारे संविधान में पुनर्जन्म का कोई लीगल क्लॉज नहीं है। इसलिए वो चिल्लाती रही लेकिन कुछ हुआ नहीं।
उसके इन-लॉज ने बोला कि मनगढ़ंत कहानियां हैं, हमसे पैसे ऐंठने के बाद हैं, इसलिए ये सब ऐसा कर रहा है। ये बात इतनी फैल गई थी क्योंकि पुलिस तक भी पहुंच गई थी, तो पुलिस के जरिए किसी पुलिस के एक शख्स ने वहां की लोकल मीडिया को भी बता दिया। लोकल मीडिया की भीड़ उमड़ पड़ी उसके घर पर उसका इंटरव्यू करने के लिए। वो वहां से डिबियापुर से उसको लेकर किसी तरह से आ गए वापस शरीफपुरा। तो मीडिया शरीफपुरा तक पहुंच गई उससे इंटरव्यू करने के लिए, उससे बात करने के लिए, और ये एक अजूबा था सबके लिए। और वहां के लोकल न्यूज़पेपर्स ने बड़े बड़े आर्टिकल इसके ऊपर छापने शुरू कर दिए कि पुनर्जन्म का सांप देखा हुआ एग्जाम्पल। ये नहीं होता था और ना हुआ था कभी, सबके लिए एक अचंभा था। ये बात इतनी फैली कि बड़े न्यूज़पेपर्स ने से इंग्लिश न्यूज़पेपर्स से वहां के जो दूरदर्शन जैसे चैनल थे वहां तक, और वहां से फिर इंटरनेशनल मीडिया तक पहुंचा, और इंटरनेशनल मीडिया से यूनिवर्सिटी ऑफ वर्जीनिया तक पहुंचा। यूनिवर्सिटी ऑफ वर्जीनिया में एक डिपार्टमेंट है जो रीइंकार्नेशंस पर रिसर्च करता है, आफ्टर डेथ के पे रिसर्च करता है, लाइफ आफ्टर डेथ पे रिसर्च करता है। वो डिपार्टमेंट आज भी मौजूद है। उस डिपार्टमेंट तक ये बात पहुंची। ये उनको इतना फैसिनेटिंग लगा कि एक 17 साल की लड़की जो एक घर में रहती है अचानक एक दिन मर जाती है। मरने के बाद वो जिंदा होती है, लेकिन अब वो लड़की नहीं है सुमित्रा, अब वो कोई और है, शिवा त्रिपाठी। और शिवा त्रिपाठी की वो बातें उसको पता है जो सिर्फ शिवा त्रिपाठी को ही पता होनी चाहिए थी। इंटरनेशनल मीडिया में और यूनिवर्सिटी ऑफ वर्जीनिया में एक हड़कंप समझ गया। वहां से लोग ट्रैवल करके इंडिया आए, इंडिया में फिर वो कन्नौज पहुंचे, कन्नौज से फिर वो शरीफपुरा पहुंचे, और शरीफपुरा में फिर वो सुमित्रा उर्फ शिवा त्रिपाठी से मिले। उसका इंटरव्यू किया गया, उसको कई तरीके से, कई एंगल से, उससे रिसर्च की गई, एनालाइज किया गया। कई महीनों तक ये सिलसिला चला। वो पेपर आज भी यूनिवर्सिटी ऑफ वर्जीनिया की वेबसाइट पर मौजूद है, जो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, और उसका फोटो हम इस वीडियो में डालेंगे ताकि आप उसकी ऑथेंटिसिटी देख सकें। ये रिसर्च कई सालों तक चली। सुमित्रा अपनी पूरी जिंदगी वहां पर बिताई शरीफपुरा में, लेकिन उसके बाद किसी किसी दिन वो सुमित्रा बन जाती थी, किसी किसी दिन वो शिवा त्रिपाठी बन जाती थी। जिस दिन वो शिवा त्रिपाठी बनती थी उस दिन वो सिर्फ डिबियापुर की बातें करती थी। जिस दिन वो सुमित्रा होती थी उस दिन अपने बच्चे का भी ख्याल करती थी, अपने पति का भी ख्याल करती थी, और सबका ख्याल करती थी। लेकिन कोई ये समझ नहीं पाया कि उसके साथ आखिर हुआ क्या, वो क्यों ऐसी है। ये एक मिस्ट्री आज भी यूनिवर्सिटी ऑफ वर्जीनिया के रिसर्चर्स के लिए भी है कि उसके साथ आखिर हुआ क्या था। ये कोई पुनर्जन्म था, या कोई पोजेशन था, कोई आत्मा का चक्कर था, या सिर्फ एक मनगढ़ंत कहानी। ये थी शिवा त्रिपाठी और सुमित्रा कुमारी की कहानी जो 1985 में हुई थी। आप इसके बारे में गूगल भी कर सकते हैं, हमारे डिस्क्रिप्शन में जो लिंक्स हैं वो भी देख सकते हैं, और हम आपको इस वीडियो में कुछ ऐसी चीज़ें दिखाई हैं, कुछ ऐसे शॉर्ट्स दिखाए हैं जिसको देखकर आपको यकीन आएगा कि ये एक्चुअली हो चुका है। ऐसी और कहानियों के लिए सुनते रहिए डर डायरीज, मेरे यानी अहमद फराज के साथ। और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन पर क्लिक ज़रूर करें, और अगर आपको स्टोरीज पसंद आई हैं तो शेयर ज़रूर करें, कमेंट ज़रूर करें। सुनते रहिए डर डायरीज, मेरे यानी अहमद फराज के साथ।